हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉरेंज कर्व, गिनी कोएफिशिएंट और कजनेट कर्व। और इसमें जितनी बातों को मैं स्टार मार्क करूंगा उसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना। तो चलिए सेशन को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो लॉरेंज कर्व को लॉरेंज कर्व ही क्यों कहते हैं, यहाँ से मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। देखिएगा, यूएसए के एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सो लॉरेंज। उन्होंने 1905 में इस कर्व को दिया था। इसीलिए इस कर्व का जो नेम है इन्हीं के नेम पे पड़ गया और इसे कहा गया लॉरेंज कर्व। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि लॉरेंज कर्व जो है वो क्या शो करेगा। तो लॉरेंज कर्व शो करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मतलब किसी भी कंट्री में या फिर किसी भी इकोनॉमी में जो वहां की टोटल इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन वहां की पॉपुलेशन के बिटवीन में कैसा है, पॉपुलेशन में किस प्रकार से वहां की टोटल इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको शो करता है लॉरेंज कर्व। और अगर मैं बात करूं इसका, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। पर अगर आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पता है तो आपको ये भी पता चल जाएगी उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है उनके बीच में इनकम की इनइक्वालिटी कितनी है ना। तो ये आपको शो कर देगा लॉरेंज कर्व। लेकिन ये, इसका अगर आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए तो वो आपको बताएगा गिनी कोफिशिएंट, यानी कि जो डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी है ये आपको कौन बताएगा, गिनी कोफिशिएंट मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और ग्राफिकल एक्सप्रेशन कौन देगा, तो वो दे देगा आपको लॉरेंज कर्व। ठीक है। और गिनी कोफिशिएंट के बारे में बात करें तो इसको किसने दिया था, तो जो व्यक्ति थे इटली के जिनका नाम था गिनी, उन्हीं ने इसकी शुरुआत की थी। और लॉरेंज कर्व दिया था मैक्सो लॉरेंज ने। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेशनल इनकम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और यहाँ पर पॉपुलेशन पूरेस्ट टू रिचेस्ट। ठीक। अब अगर मैं बात करूं शुरू की, मान लो स्टार्टिंग की 10% पॉपुलेशन के पास में अगर कंट्री की 10% इनकम है, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा क्या, बताइए जरा आप मुझे। 10% पॉपुलेशन के पास में 10% इनकम है, यहाँ पर कुछ आ गया। ऐसे कर लो, मान लो 20% पॉपुलेशन के पास में 20% इनकम है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा ना। आई होप ये आप बात समझ पा रहे होगे सारे। हाँ, कुछ इस तरीके से बनता चला जाएगा। तो अगर ऐसा होता तो आप क्या बोलोगे, इनकम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है वहां की पॉपुलेशन के बीच में। और ये जो लाइन है इसलिए इसे कहा गया लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। और ये बनती है 45 डिग्री पे। यस और नो। मतलब 20% पॉपुलेशन के पास में 20% इनकम, 30% पॉपुलेशन के पास में 30% इनकम, इस प्रकार से। ठीक है। तो ये जो लाइन है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये सब थ्योरी के लिए ही अच्छी लगती है, क्योंकि आप जानते हो कि इक्वलिटी इतनी कहीं हो नहीं सकती। पर ये आपको पता होना चाहिए कि भाई 45 डिग्री की जो लाइन है उसी को हम लोग बोल देते हैं परफेक्ट इक्वलिटी की लाइन। ये आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है, जो कि प्रैक्टिकल नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल कैसे होगा। तो सबसे पहले अगर बात करूं, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम। मतलब क्यूमुलेटिव का मतलब होता है संचयी। आसान भाषा में समझ लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है। तो यहाँ पर इनकम, जैसा कि मैंने आपको इधर भी बताया था, और इस साइड में आपका पॉपुलेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक। तो ये आपको दिया हुआ है। अब सपोज करो अगर 20% पॉपुलेशन के पास में 20% इनकम होती तो ये कुछ ऐसा बनता। 40% पॉपुलेशन के पास में अगर ऐसा होता तो कुछ ऐसा बनता। ये सब नो, पर ये ग्राफ कुछ ऐसा बन नहीं रहा। यानी कि जो 45 डिग्री वाली जो लाइन है, जो लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी है, ये सिर्फ आप बोल सकते हो, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल लाइन नहीं है। ये थ्योरी में तो अच्छी लगती है, तो प्रैक्टिकल लाइन कैसी बनेगी देखो। अब मान लो 20% जो पॉपुलेशन है उसके पास में सिर्फ 5% इनकम है कंट्री की। देखना ध्यान से। अब 40% जो पॉपुलेशन है उसके पास में लगभग 20% से भी थोड़ी कम इनकम है। जो 60% पॉपुलेशन है उसके पास में देखो 40% भी इनकम नहीं है। और फिर देखो जो 80% तक पॉपुलेशन जाते हो तो इन सबके पास मिला करके कंट्री की 50% है। और 81 से लेकर के जो 100, जो लास्ट के 20% है, इनके पास कंट्री की 50% इनकम आपको देखने को मिल रही है। यस वन, इस वाले पे फोकस करो, जो 80% पॉपुलेशन है ना, इसके पास कंट्री कितनी परसेंट इनकम है, सिर्फ 50%। यस वन। तो ये होता है प्रैक्टिकल लॉरेंज कर्व जो आपको यहाँ पर शो है। ठीक है। और ये जो लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी है वो ये है 45 डिग्री वाली लाइन, है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ये प्रैक्टिकली तो होता नहीं है। तो जो प्रैक्टिकल होता है वो ये वाला होता है जो आपको यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया। और मैं उम्मीद करूंगा ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये वाला।
ठीक है ना, जिसको अपन ने लॉरेंस कर्व कहा। आगे हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे 20% पॉपुलेशन के पास में 20% इनकम होती, तो ये भाई 45 डिग्री वाली लाइन, परफेक्ट इक्वलिटी वाली लाइन बनती, तो ऐसा है नहीं। देखो 20% के पास में 5, ये वाला है ना, तो इस प्रकार से ये वाला जो ग्राफ बनेगा, ये एक्चुअल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये वाला, ठीक है, और ये परफेक्ट इक्वलिटी वाला है। तो परफेक्ट इक्वलिटी और एक्चुअल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो ग्राफ है, जो लॉरेंस कर्व है, इनके बीच का जो आपको जो ये पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है, ये इनइक्वालिटी गैप है। मतलब इतना उस कंट्री में जो पॉपुलेशन है उनके बीच में इनइक्वालिटी, ये पूरा इनइक्वालिटी गैप। ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, बस आपसे पूछा जाएगा जो पॉपुलेशन रहेगी, है ना, फ्रॉम पुअरेस्ट टू रिचेस्ट और नेशनल इनकम के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, तो वो लॉरेंस कर्व कहलाता है। और लॉरेंस कर्व क्या शो करता है, यही एग्जाम में एक लाइन का आएगा, जितना भी कुछ पढ़ा ना बस एक ही आएगा, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ को शो करेगा। देखो हेल्थ थोड़ी सी सही नहीं थी, रिकवरी हुई है ना, तो थोड़ा सा अगर हो जाए, मतलब वर्ड्स अगर थोड़े से गलत निकल जाए तो वो मत होना, कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना, है ना। अब बीच बीच में ना अजीब सा फील होता है, क्योंकि आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर है। तो 45 डिग्री वाली लाइन तो सबको क्लियर है कैसे बनी। लेकिन अगर ये सोचो कि अगर किसी कंट्री की मान लो जो 99% तक की पॉपुलेशन है उसके पास में कोई भी इनकम ना हो, तो ग्राफ यहाँ तक ऐसा आएगा, ये देखो ये ऐसा, ऐसा, है ना। लास्ट में जो 1% वाला जो इनकम है, जो एक बंदा खड़ा है, मान लो 1% इक्वल टू 1% हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो मान लो जो 99% है, देखो यहाँ तक किसी के पास में कोई इनकम नहीं, जो यहाँ तक की जो पॉपुलेशन है बिल्कुल इनके पास में कोई इनकम नहीं है। तो लास्ट में जो एक बंदा है उसी के पास में पूरी अगर इनकम हो जाए, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये देखो ये ये पूरा लॉरेंस कर्व है कि अगर सीधे आखिरी बंदे के पास में इनकम हो जाए और बीच में किसी के पास भी कोई इनकम ना हो, ये आपका लॉरेंस कर्व बनेगा। तो ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो, ये है लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वालिटी, है ना। जो लास्ट पर्सन है उसी के पास में सारी इनकम आ गई, और ये वाली जो लाइन है वो है लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, और ये वाली जो है लाइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, स्टार्टिंग की जो 99% पॉपुलेशन उसके पास कुछ नहीं है, जो लास्ट वाला बंदा है उसी के पास में सब कुछ आ गया, 100% जो इनकम है वो लास्ट बंदे के पास में पहुंच गई है। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी। पर आपके एग्जाम में सब कुछ नहीं आएगा, बस याद रखना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ, यही बताता है लॉरेंस कर्व, ठीक है। लेकिन और मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को, देखो जरा यहाँ पर ये जो लाइन है, ये क्या है, ये है आपका लॉरेंस कर्व, ये है आपका लॉरेंस कर्व, ठीक है। ये 45 डिग्री वाली लाइन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट इक्वलिटी वाली। ये वाली जो जो ग्राफ बना है, जो आपका कौन से कलर का है, देखिए जो ग्रीन वाला है, ये क्या है, इनइक्वालिटी वाली लाइन, है ना, जो अभी मैंने आप लोग के साथ में डिस्कशन किया था। देखो यहाँ तक बिल्कुल जो पॉपुलेशन आई किसी को कुछ नहीं मिला, जो लास्ट में एक बंदा है उसी के पास में सारा इनकम है, तो लॉरेंस कर्व कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक। तो अगर मैं बात करूं, ये था लॉरेंस कर्व। अब गिनी कोएफिशिएंट में क्या पता चलेगा कि भाई इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, या फिर आप बोल सकते हो डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी कितना है। देखो अगर मुझे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया, मुझे ये भी तो पता चल जाएगा ना कि इनइक्वालिटी कैसा है ना, उस ग्राफ में। तो लॉरेंस कर्व ये हमको बता ही देगा, और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है लॉरेंस कर्व का, है ना, वो गिनी कोफिशिएंट निकाल के देता है। समझ रहे हो, मतलब मैथ्स और लॉरेंस ने जब कर्व बताया था, फिर बाद में जो ये जो गिनी जी हैं, इन्होंने इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल दिया, जो गिनी कोफिशिएंट कहलाया, और वो लॉरेंस कर्व से ही निकाला। तो आइए समझते हैं इसको, गिनी कोफिशिएंट को। तो गिनी कोफिशिएंट है वो देखो किससे निकला है, लॉरेंस कर्व से निकला है, ठीक है। गिनी कोफिशिएंट मेजर करता है कि इनकम इक्वालिटी या फिर इनकम इनइक्वालिटी कितनी है, यस और नो। हम लोग बात करें, गिनी कोफिशिएंट वेरी करेगा 0 से 1। अगर 0 आएगा तो परफेक्ट इक्वालिटी होगी, और 1 आएगा तो परफेक्ट इनइक्वालिटी होगी, ठीक। कैसे, इसको समझाते हैं। देखिए केस 1, जब 45 डिग्री लाइन बन रही हो, इसको हम लोग परफेक्ट इक्वालिटी बोले ही थे, यस और नो। तो यहाँ पर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी 0। कैसे आएगी बताता हूँ अभी। देखो गिनी कोफिशिएंट का एक फॉर्मूला होता है, एरिया बिटवीन 45 डिग्री लाइन
एंड लॉरेंज कर्व। तो यहाँ पर मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, मैं इसको ए बोल देता हूँ, इस वाले से समझो। इसको सपोज कर लो मैं ए बोल देता हूँ। एरिया बिटवीन 45 डिग्री लाइन एंड लॉरेंज कर्व, ये ए है, ठीक है। इसको अपन ने क्या बोल दिया बेटा, इसको हमने ए बोल दिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एरिया बिलो 45 डिग्री लाइन, तो एरिया बिलो 45 डिग्री लाइन में अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, ये ए वाला भी आ जाएगा, ये बी वाला भी आ जाएगा। लॉरेंज कर्व आपके सामने है, ये रहा, और इसके ऊपर गिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला कैसे लगाओगे, एरिया बिटवीन 45 डिग्री लाइन एंड लॉरेंज कर्व, तो वो तो हमारा आसानी से आ गया, एरिया बिटवीन 45 डिग्री लाइन एंड लॉरेंज कर्व, ए हो गया हमारा। और अपॉन में क्या है, एरिया बिलो 45 डिग्री लाइन, मतलब इस 45 के नीचे जितना भी हो, यानी कि ए प्लस बी, इसी को ऐसे लिख दिया, एरिया ए अपॉन एरिया ए प्लस बी। यस और नो। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझो, ये तो आपको बता ही दिया कि गिनी कोफिशिएंट जो है वो 0 to 1 तक रहेगा। कैसे, ये भी मैं आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, जब लॉरेंज कर्व कहाँ पर है बताइए, 45 डिग्री के ऊपर ही है, यानी कि यहाँ पर। तो इस केस में आप खुद सोचिए, बताइए इस केस में क्या हो जाएगा। अगर मान लेते हैं मैं गिनी कोफिशिएंट जी बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला मेरा क्या है, ए अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं केस वन की बात करूं, परफेक्ट इक्वलिटी वाली बात करूं, तो एरिया बिटवीन 45 डिग्री लाइन एंड लॉरेंज कर्व क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 0, है ना। तो ये ऐसा आएगा। तो आप खुद बताओ, जब परफेक्ट इक्वलिटी होगी तो गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 0। समझ में आई बात। आई होप ये पॉइंट आप लोग को भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, एरिया बिटवीन 45 डिग्री लाइन एंड लॉरेंज कर्व। तो देखो लॉरेंज कर्व जो है वो 45 डिग्री लाइन के ऊपर ही आ गया, परफेक्ट इक्वलिटी पे आ गया, तो एरिया बिटवीन 45 डिग्री लाइन एंड लॉरेंज कर्व क्या हो गया, 0 हो गया। और उसके नीचे वाले में क्या होता है, देखो एरिया बिलो 45 डिग्री लाइन, यानी कि पूरा। यस और नो। तो ए की वैल्यू तो कुछ नहीं है, तो ये पूरा क्या बन गया, बी बन गया यहाँ पे। यस और नो। तो यहाँ पर ये पूरा क्या बन गया, बी। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इस केस में यहाँ पर ए की वैल्यू 0 है, क्योंकि 45 डिग्री लाइन के ऊपर ही लॉरेंज कर्व बन गया। अब सेकंड केस देखो, यहाँ पर ये कुछ ए है, ये कुछ बी है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर है ना। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूंगा, इक्वेलिटी नहीं है, ये जैसे जैसे ये 45 डिग्री लाइन से दूर जाएगा, है ना, बात करें इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी, असमानता बढ़ती जाएगी। अब ये थोड़ा और बढ़ गया, देखो यहाँ पे और ज्यादा दूर चला गया। तो आप खुद बताओ, जितना ज्यादा ये दूर चला जाएगा, जितना ज्यादा दूर चला जाएगा, ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना, ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब देखो, अगर यहाँ पर ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो क्या हो जाएगा बताइए, कुछ सोचिए। यस और नो, कुछ सोचते जाइए इसको। ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू, बताएं, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी, है ना। यहाँ पर देखो इतनी थी, यहाँ पर देखो इतनी थी, यहाँ पर देखो और कम हो गई, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। डी की वैल्यू यहाँ पे कम होती चली जा रही है। अब जैसे ही आप सीधे केस 4 में आओ, इन सबको छोड़ दो, केस 4 में आ जाओ। जब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो, तो एरिया बिटवीन 45 डिग्री लाइन एंड लॉरेंज कर्व क्या था, ए, है ना। लेकिन एरिया बिलो 45 डिग्री लाइन क्या था हमारा, बताइए जरा, कुछ सोच करके बताएं आप लोग मुझे। पूछना है आप लोग को भाई, ये 45 डिग्री लाइन है, और फॉर्मूले के ऊपर फोकस करेंगे तो इस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, वो समझ के आप लोग को आंसर देना भाई। केस 1 और केस 4 डायरेक्टली पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर मैं केस 4 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर गिनी कोफिशिएंट अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, देखो यहाँ पे मान लो मैं ए लिख देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एरिया बिलो 45 डिग्री लाइन है, लॉरेंज कर्व इज ए। देखो जरा, ये 45 डिग्री लाइन है, तो फॉर्मूला के एरिया, सबसे पहले पढ़ो, एरिया बिटवीन 45 डिग्री लाइन एंड लॉरेंज कर्व। तो ये ए क्या है, एरिया बिटवीन 45 डिग्री लाइन एंड लॉरेंज कर्व, ये ए हो गया। अपॉन में, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ। अपॉन में क्या हो जाएगा देखो,
एरिया बिलो 45 डिग्री लाइन, तो बेटा यहाँ पे पूरा ए एक साथ आ जाएगा, मतलब बी की कोई वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। यस और नो? तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसीलिए जो आपका जो गिनी कोफिशिएंट है वेरी करेगा 0 to 1। आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो सीधे याद कर लो, गिनी कोफिशिएंट वेरी करता है 0 to 1। यहाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, फॉर्मूला क्या है? एरिया बिटवीन 45 डिग्री लाइन एंड लॉरेंस कर्व। तो एरिया बिटवीन 45 डिग्री एंड लॉरेंस कर्व, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि लॉरेंस कर्व 45 पे ही आ गया। यस सर, तो अगर ऊपर 0 है और नीचे कुछ भी है तो ये क्या आ जाएगा? 0। उसके बाद लास्ट केस में अगर मैं बात करूं तो एरिया बिटवीन 45 डिग्री लाइन एंड लॉरेंस कर्व, ये पूरा एरिया आ जाएगा, तो यहाँ पे ए लिख दिया। फिर अपॉन में लिखना है एरिया बिलो 45, तो ये बात करेंगे, ये बिलो 45 ये पूरा एरिया आ जाएगा, तो ये इस प्रकार से 0 to 1 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, यस और नो? तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे जैसे लॉरेंस कर्व जो है वो लाइन ऑफ इक्वालिटी से दूर जाता चला जाएगा, तो इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो 0 पर परफेक्ट इक्वालिटी है और 1 पर परफेक्ट इनइक्वालिटी है ना? क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? इस लाइन को आप लोग जरा पढ़ो, इस लाइन को आप लोग जरा पढ़ो। ऑल इनकम विथ 1%, एक ही बंदे के पास में सारा। देखो यहाँ पे all person is with 1%, area B will be 0 and Gini coefficient will be 1, है ना? और दूसरा बात करें, if income distribution is equal, area A will be 0 and Gini coefficient will have a value of 0। तो मेरे ख्याल से एक्सप्लेन जो किया है समझ में आ गया होगा। यहाँ के केस में क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ के केस में ये B है और यहाँ के केस में ये A है, ये B है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा, एरिया बिटवीन 45 डिग्री लाइन एंड लॉरेंस कर्व, तो ए हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरिया बिलो 45, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। यहाँ पर भी सेम हमारा फॉर्मूला लगेगा, ए अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे ज्यादा होती चली जाएगी, है ना? यहाँ पर ए की वैल्यू बढ़ जाएगी और बी की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है ना? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे आप 45 डिग्री लाइन से दूर जाते जा रहे हो, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे, ये आपको लॉरेंस कर्व जो है वो आपको क्या बताता है? इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर मुझे बात करना हो कि जो डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी है, ये मुझे कौन बताता है? गिनी कोफिशिएंट। ये दो लाइन याद रखो, ये दो लाइन आप लोग याद रखो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे डिग्री ऑफ इनकम इक्वालिटी लिखा है ना, इसको आप लोग इनकम इनइक्वालिटी के नाम से याद रखना। ठीक है, ये सब ना, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो, पता तो हमको दोनों चलता है, पर मेन फंक्शन उसका क्या है अगर मुझे पता करना हो, तो मैं यही बोलूंगा कि भाई इसका जो मेन जो फंक्शन है वो क्या है? इनइक्वालिटी है। इनइक्विशिएंट का मेन फंक्शन है इनइक्वालिटी निकालना। क्लियर है बेटा? दो क्वेश्चन समझ रहे हो? लॉरेंस कर्व बताएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को, और डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी को बताएगा गिनी कोफिशिएंट। मैंने यहाँ पे क्लियरली क्लियरली लिख दिया और करेक्ट भी कर दिया इसको। ठीक है, 0 to 1 इसकी वैल्यू होगी। एक होता है गिनी इंडेक्स, तो गिनी कोफिशिएंट इंटू 100 कर दोगे तो गिनी इंडेक्स आ जाएगा आपका। और गिनी इंडेक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी कितनी होगी बताइए? 0। और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी गिनी इंडेक्स की वैल्यू? 100। ठीक है, अच्छा इंडिया का गिनी कोफिशिएंट लगभग कितना होता है? 0.40 के आसपास। और गिनी कोफिशिएंट जो है बात करेंगे, है ना? अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि लोवेस्ट कौन सी कंट्री का है, क्या बता सकते हो? गिनी कोफिशिएंट जो है वो लोवेस्ट कौन सी कंट्री का है? मतलब जितना ज्यादा गिनी कोफिशिएंट लो होगा उतना ज्यादा आप बोल सकते हो वहां पर इक्वलिटी अच्छी रहेगी, और जितना ज्यादा गिनी कोफिशिएंट बढ़ता चला जाएगा वहां पर हम लोग बोलेंगे कि इनइक्वालिटी बढ़ेगी। गिनी कोफिशिएंट बढ़ेगा तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी, गिनी कोफिशिएंट कम रहेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? इनइक्वालिटी कम हो जाएगी।
और जो स्लोवाकिया है ना उसका गिनी कोफिशिएंट सबसे कम है, नियर अबाउट 0.232 के आसपास। ठीक है, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। डन। क्लियर है? ठीक है, और अगर मैं बात करूंगा हाईएस्ट किसका है, तो लगभग बात करें तो साउथ अफ्रीका का हमको देखने को मिलता है। ठीक, तो जितना ये वर्ड मैंने यहाँ पे जो लिखा है उसी के ऊपर फोकस करना कि भाई जो लॉरेंस कर्व है वो इनकम इक्वलिटी को शो करेगा और गिनी कोफिशिएंट शो करेगा डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वलिटी को। मतलब लॉरेंस कर्व डिस्ट्रीब्यूशन को बताएगा और कितना जो बात करेंगे इनइक्वालिटी इसको शो करेगा गिनी कोफिशिएंट। बस इतना याद रखना, वैल्यू 0 to 1 होती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। अब देखो, इकोनॉमिक जो ग्रोथ होता है वो कभी भी आप इक्वलिटी और इनइक्वालिटी से नहीं निकालते। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब नेशनल इनकम पढ़ाया था कि जो पर कैपिटा इनकम होती है, जो प्रति व्यक्ति आय होती है, इसी से आपका इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक वृद्धि निकाली जाती है किसी भी कंट्री, है ना? प्रति व्यक्ति आय से, इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं निकाली। प्लीज ये बात याद रखना। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पर कैपिटा इनकम से इकोनॉमिक ग्रोथ निकाली जाती है। सॉरी, थोड़ा सा बेटा हेल्थ का इशू है मेरा। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो पर कैपिटा इनकम है इसी से निकाला जाता है किसी भी कंट्री में कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है ना? इक्वालिटी और इनइक्वालिटी से नहीं निकाला जाता। मान लो अगर किसी कंट्री में इक्वालिटी या फिर इनइक्वालिटी बढ़ती है तो इससे आप इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं निकाल सकते, है ना? मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा ग्रो कर दिया, अंबानी और अदानी बहुत ग्रो कर दिए, तो उस कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो होगी। ये सर नो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो आप बोल सकते हो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। यस और नो? तो बस आप इतना याद रखना कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करता ऑन इक्वालिटी और इनइक्वालिटी, ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा पर कैपिटा इनकम। क्योंकि ये आप एवरेज निकालते हो, जब आप पर कैपिटा इनकम निकालते हो ना तब आप ये नहीं देखते कि आप मतलब किसके पास कितना है। आप क्या बोल देखते हो कि मान लो 100 करोड़ आपके पास टोटल इनकम है, बस डिवाइड कर दोगे पॉपुलेशन से निकल जाएगा पर कैपिटा। यस और नो? ये नहीं देखा जाएगा कि किसके पास कितना है। ठीक है, ये बात भी आप लोग को यहाँ पे समझने की जरूरत है। अब देखो, एक होता है कजनेट कर्व। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कजनेट कर्व जो है इसका शेप कैसा होता है? तो इन्वर्टेड यू शेप्ड होता है। इन्वर्टेड यू शेप्ड होता है। ये ड्रॉ होता है बिटवीन इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर इनकम पर कैपिटा के ऊपर। तो देखो, कोई भी कंट्री जहां पर सबसे पहले एग्रीगेरियन इकोनॉमी होगी, मतलब एग्रीकल्चर होगा, वहां पे इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। लेकिन जैसी जैसी इंडस्ट्री बढ़ती है तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो जिनको जिनको रोजगार बनेगा तो आप बोल सकते हो कि भाई इनकम पर कैपिटा, है ना, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगती है ना? प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर बढ़ने लगती है। तो जिनको जिनको मिला, या फिर मैं बात करूं जिनके जिनके पास भी मौका आया, तो उन लोगों के पास में रोजगार भी आया। ठीक है ना? तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो लोगों के पास में रोजगार भी आएगा कुछ लोगों के पास में, पर सबके पास तो नहीं आएगा ना, सब लोग स्किलफुल नहीं होंगे। जिनके पास में होगा तो आप बोल सकते हो उन्हीं के पास में होगा। पर जो किसान लोग हैं उन लोगों के साथ में क्या हो जाएगा, उनकी आय नहीं बढ़ेगी। तो पहले क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी बढ़ती जाती है। कुछ लोग ग्रोथ करते जाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते किसी कंट्री में, तो इनइक्वालिटी बढ़ती जाती है ना? फिर एक समय पर ये अपने मैक्सिमम स्तर पर पहुंच जाती है और उसके बाद क्या हो जाता है कि उस कंट्री में सर्विस सेक्टर डेवलप होने लगता है ना? बहुत सारे इनकम के सोर्सेज डेवलप होने लगते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मिल करके काम करने करते हैं, मतलब सर्विस सेक्टर पे काम करेंगे, नए नए बिजनेस ओपन करेंगे, तो धीरे धीरे जो इनइक्वालिटी जो है वो रिड्यूस होने लगती है। मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो जिनके जिनके पास काम आएगा, है ना, उनकी तो इनकम बढ़ रही है। यस और नो? लेकिन किसान लोग की नहीं हो रही है। पर हम लोग को कभी भी बात करें पर कैपिटा इनकम हम लोग कैसे निकालते हैं बताओ? पर कैपिटा इनकम हम लोग देखते हैं कि पूरे कंट्री की इनकम कितनी है डिवाइड बाई पॉपुलेशन से कर देते हैं, है ना? हम लोग ये नहीं देखते हैं कि किसके पास
मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास में कितनी है, हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब इंडस्ट्री लगती है तो वो कंट्री ग्रो करती है ना? लेकिन इंडस्ट्री ग्रो करने से जिन लोगों के पास में स्किल होती है उनको जॉब मिलती है। ओवरऑल जो है वो इकोनॉमी बढ़ती है ना? तो बात करने की कोशिश करेंगे तो धीरे-धीरे लोगों की पर कैपिटा भी बढ़ने लगेगी। क्योंकि कंट्री में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो अगर आप उसको डिवाइड कर दोगे पॉपुलेशन से तो कहीं न कहीं इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। लेकिन जो फार्मर्स वगैरह यहाँ पे जो दूसरे लोग हैं, वो लोग उतना ग्रोथ नहीं कर पाएँगे। पर एक समय ऐसा आता है, कि जब ये अपने पीक पे पहुँचती है, उसके बाद सर्विस सेक्टर वगैरह डेवलप हो जाता है, ठीक है ना? उसके बाद इनइक्वालिटी धीरे-धीरे कम होने लग जाती है। तो अगर आपको समझ में ना आए तो आप बस इतना याद रख लेना कि इनइक्वालिटी और पर कैपिटा इनकम के बीच में, है ना? जो ग्राफ होगा वो इन्वर्टेड यू शेप्ड होगा और वैसे इंडिया भी इस फेज में है। मतलब अभी हमारे यहाँ पे धीरे-धीरे इनइक्वालिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है? ठीक। और नॉर्वे जैसे जो कंट्री है वो इस फेज में है, धीरे-धीरे वहाँ पे इनइक्वालिटी जो है वो कम होती चली जा रही है। ठीक है? ये अपने पीक पे थी। तो ये शेप याद रख लेना बस। इसको एक बार अगर मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन आया तो जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गई, ठीक है ना? अब अगर मुझे पर कैपिटा इनकम मान लो मुझे निकालना है तो टोटल जो जो मान लो इससे मैं जीएनपी की तरफ चला जाऊँगा, फिर एनएनपी की तरफ चला जाऊँगा, है ना? ये सब आप लोग जानते हो। जो भी मेरी नेशनल इनकम आएगी, वो कैसे आएगी बताओ? तो एनएनपी के थ्रू मैं निकालूँगा और मैं क्या करूँगा, जो भी मेरी टोटल इनकम होगी उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूँगा, तो मेरी पर कैपिटा इनकम आ जाएगी, है ना? लेकिन यहाँ पर मैं टोटल पॉपुलेशन ले लिया और यहाँ पर इंडस्ट्री बढ़ने से जीडीपी बढ़ी है। तो जो लोग इंडस्ट्री में काम करेंगे कहीं न कहीं इनकम उनकी बढ़ी, फार्मर्स की नहीं बढ़ी। तो इक्वालिटी बढ़ेगी क्या? नहीं। फार्मर ज़्यादा है हमारे यहाँ पे तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी। यस और नो? पर धीरे-धीरे क्या हो जाएगा, जब इंडस्ट्रियलाइज़ेशन अपने पीक पे पहुँच जाएगा और भी लोग जो हैं फिर सर्विसेज़ में आ जाएँगे, है ना? जॉब और ज़्यादा मिलेगा, तो फिर क्या होगा, इनइक्वालिटी कम होने लगेगा और इसलिए ये बनेगा इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, कोई डाउट होगा तो आप लोग बताएं।